Hello, good morning, all of you. How are you? How are you, all of you? I hope you are doing very, very well. Today, आज we will teach you about Babar. It is a syllabus. It is a portion of medieval history. बाबर बाबर का बचपन का नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को आज के उज्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? बाबर का। और बाबर का जन्म फरगना वैली में एक अंदिजान शहर है, अंदिजान सिटी है, अंदिजान सिटी जो कि फरगना वैली में सिचुएटेड है, फरगना वैली में लोकेटेड है। तो वहां बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और इनकी माता का नाम कुतलुग निगार खान था। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था और बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खान था। और बाबर का संबंध है तैमूर और चंगेज खान, दोनों महान शासकों से इसका संबंध था। बाबर डिसेंडेंट था किसका? तैमूर और चंगेज खान का। तैमूर बाबर की माता से, बाबर के पिता से तैमूर का वंशज थे और बाबर की माता से चंगेज खान की वंशज थी। तो एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि बाबर तैमूर और चंगेज खान दोनों के वंशज का एक प्रकार से मिश्रण था। और बाबर 1483 में इसका जन्म हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के अमीर थे और बाबर अपने आप को तैमूर वंश से ये अपने आप को संबंध अपने आप से इसको बिलोंग रखता था। बाबर 1493 में 11 साल की उम्र में ये फरगना का अमीर बनता है, क्योंकि इसके पिता की मृत्यु 1493 में हो जाती है। इसके पिता की मृत्यु होने के पश्चात बाबर 1493 में फरगना का अमीर बनता है। लेकिन उस समय ट्रांस ऑक्सियाना के नॉर्थ पार्ट में जो उज्बेकिस्तान का एरिया जो पड़ता है, वहाँ उज्बेक प्रोविंसेज बहुत विशाल था। उस उज्बेक प्रोविंसेज में छोटे छोटे प्रांत डिवाइड हुए थे। उन्हीं छोटे छोटे प्रांतों में एक छोटा प्रांत फरगना था और उस छोटे प्रांत फरगना का शासक अमीर बाबर 1493 ईस्वी में बनता है। और बाबर 1493 ईस्वी में फरगना का अमीर बनने के बाद इसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, इसको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका अपने अंकल से ही क्लैश होता रहता है, अपने अंकल से। और जो छोटे छोटे और सूबा थे और छोटे छोटे किंगडम थे, उनके अमीरों से बाबर का क्लैश होता था। तो बाबर का सरवाइव करना ताशकंद में बहुत ही मुश्किल हो चुका था और बाबर समरकंद पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि समरकंद इस्लामिक कल्चर में बहुत ही, इस्लामिक धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता था समरकंद। बट समरकंद को विजिट करने में बाबर असफल हो जाता है और बाबर असफलताओं को लेते हुए इसी प्रकार उसको लड़ते झगड़ते हुए 1504 ईस्वी में उसने काबुल पर अटैक करके काबुल पर उसने अधिकार स्थापित किया। कब? 1504 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में एडी में बाबर ने काबुल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, अपना अधिकार स्थापित किया। कहाँ? काबुल पर। और काबुल पर आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात बाबर फिर से समरकंद को जीतना चाहता था।
लेकिन समरकंद को जीतने में बाबर को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। और साइबानी खान नाम का एक व्यक्ति था जो कि उज्बेकिस्तान का मेन रूलर था, उज्बेकों का मेन रूलर था। उससे बाबर से बहुत ज़्यादा संबंध, उसके बहुत ज़्यादा संबंध विद्वेषपूर्ण थे। उसके संबंध बाबर से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से दुश्मनीपूर्ण था। तो साइबानी खान ने बाबर पर अटैक कर दिया 1506 ईस्वी में। तो बाबर को एक प्रकार से फिर समरकंद पर आक्रमण करने में, बाबर को आधिपत्य स्थापित करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 1510 ईस्वी में, 1510 AD में ईरान के शाह मीर ने उज्बेकिस्तान किंगडम के रूलर साइबानी खान को डिफीट कर दिया, हरा दिया, जिसकी वजह से बाबर को समरकंद पर अधिकार जमाने का मौका मिल गया और काबुल पर उसने अपना अधिकार और मजबूत कर लिया। लेकिन 1-2 साल के ही अंदर बाबर ने उज्बेकों ने फिर से समरकंद पर अधिकार अपना स्थापित करके बाबर को डिस्प्लेस्ड कर दिया, बाबर को वहां से हटा दिया, वहां से बाबर का अधिकार समाप्त कर दिया। और बाबर का अधिकार समाप्त होने के बाद एक प्रकार से आप ये समझिए कि बाबर 1494 ईस्वी से 1526 AD तक, जब तक उसने पानीपत पर पहला अटैक नहीं किया, तब तक उसका जीवन संघर्षों से एकदम परिपूर्ण था। वो अटैक करके किसी प्रांत पर कब्जा करता था, तो फिर दूसरा रूलर उस पर अटैक करके उसके आधिपत्य को समाप्त कर देता था। तो आप कह सकते हैं कि बाबर का 20-25 साल का जीवन लड़ते झगड़ते भागते हुए बीता और वो अस्थायी साम्राज्य स्थापित करने में असफल स्थापित हुआ। उसने भारत पर पहला आक्रमण बाबर का 1519 में एक पंजाब का प्रांत है, पंजाब का सूबा है, और वहां उसने बाजौर और भेरा तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि बाबर ने भारत पर अपना पहला आक्रमण कब किया था, तो बाबर ने अपना पहला आक्रमण 1519 में किया था बाजौर के ऊपर। अगर बाजौर ऑप्शन में ना हो तो आप कौन से ऑप्शन को टिक करिएगा? भेरा को, क्योंकि उसमें पानीपत का भी ऑप्शन रहेगा, खानवा का ऑप्शन भी रहेगा, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। 1519 में बाबर ने बाजौर और भेरा पर आक्रमण किया। बस ये केवल रेड था, क्योंकि आक्रमण करने के बाद उसने अपना एक प्रकार से रूल स्थापित नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ के जो हिंदू रूलर थे अगल बगल के, उसने बाबर को फिर से वहाँ से हटा दिया। कहाँ से? बाजौर और भेरा से। तो बाबर को फिर से यहाँ से हटना पड़ा और कहाँ जाना पड़ा? काबुल जाना पड़ा। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने का संदेश किसने दिया? तो बाबर पर भारत पर आक्रमण करने का संदेश एक दौलत खान था, पंजाब का रूलर था दौलत खान। और दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का संदेश दिया। दौलत खान का भी मेंशन मिलेगा, दौलत खान का मेंशन तो आपको कंफर्म मिलेगा इसका। और इसके अलावा आपको राणा सांगा का भी मेंशन मिलेगा। राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। जैसा कि आप जानते हैं कि 1517 AD में सिकंदर लोदी की मृत्यु होने के बाद, सिकंदर लोदी का डेथ होने के बाद इब्राहिम लोदी भारत का रूलर बनता है। और भारत का रूलर बनने के बाद इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी की तरह उतना दक्ष नहीं था, उतना कुशल नहीं था, उतना प्रवीण नहीं था। तो रूलर बनने के बाद, और इब्राहिम लोदी के बारे में एक चीज ये भी कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी सनकी था।
इसेंट्रिक था, जिससे उसके अमीरों से उसके बहुत ज्यादा संबंध अच्छे नहीं थे। अगल बगल के जो स्वतंत्र किंगडम थे, जैसे राणा सांगा थे, दौलत खान लोधी थे, इनके साथ भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। तो जिसकी वजह से दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए संदेश भेजा। और दौलत खान लोधी राणा सांगा यही सोच रहे थे कि बाबर भारत पर आक्रमण करेगा और भारत को लूटने पाटने के पश्चात वो फिर काबुल चला जाएगा, जैसा कि उसके पूर्वज तैमूर ने किया था, जैसा कि उसके पूर्वज चंगेज खान ने किया था। बट ये गलत साबित हुआ। भारत पर 1526 में पानीपत पर आक्रमण करने के बाद बाबर ने भारत को ही अपना साम्राज्य बनाना, अस्थायी साम्राज्य बनाना अपने आप को सुलभ समझा, अपने आप को सही समझा उसने। और बाबर को भारत पर आक्रमण करने का क्या रीजन था? जो फर्स्ट रीजन था कि उस समय इंडिया बहुत ही धनी था। अगर आप कंपैरिजन करते उसका काबुल से, तो भारत को धन के लालच का भी वजह था। एक प्रकार से आप कह सकते हैं धन का लालच, अफ्लुएंट ऑफ मनी, अफ्लुएंट ऑफ मनी। At that time, India was more richer than combined Kabul and all Uzbekistan provinces. At that time, इसके बारे में एक चीज को, एक व्यक्ति के नाम आप लोग जानते होंगे, शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात, 1765 में इलाहाबाद की संधि के पहले, बंगाल, बिहार की, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों के पाने के पहले भारत की जीडीपी पूरे वर्ल्ड की जीडीपी की 1/4 थी। कितनी थी? 25% जीडीपी। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का के टर्म से आप आकलन करेंगे तो उस समय भारत की जीडीपी पूरे वर्ल्ड की जीडीपी के 25% थी। आप ये समझ सकते हैं कि प्रेजेंट में जो कंडीशन संयुक्त राज्य अमेरिका का है, वही कंडीशन उस समय इंडिया का था। तो फर्स्ट रीजन ये है कि धन की लालच की वजह से, ड्यू टू ग्रीडी ऑफ मनी, बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि काबुल उतना रिसोर्स संपन्न स्टेट नहीं था, जिसकी वजह से बाबर को काबुल पर अधिकार करने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। क्योंकि काबुल पर अधिकार करने के पश्चात जो वहां से राजस्व हासिल हो रहा था, उससे तो बाबर समझ लीजिए कि अपने सैनिकों को वेतन देने में भी असमर्थ हो जा रहा था। तो फर्स्ट रीजन ये था। और दूसरा रीजन ये था बाबर का भारत पर आक्रमण करने का कि उस समय जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी नॉर्थ इंडिया की, पॉलिटिकल सिचुएशन उस समय जो पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया की थी वो बहुत ही मतलब कि एक प्रकार से कमजोर बन चुकी थी। मतलब इंडिया के जो छोटे छोटे किंगडम थे, डिवाइड थे। जैसे राणा सांगा थे, वो तो राजपूताना संघ को रूल कर रहे थे। उसी प्रकार दौलत खान लोधी आपके पंजाब को रूल कर रहे थे। तो उस समय नॉर्थ इंडिया का जो पॉलिटिकल सिचुएशन था वो बहुत क्रम्बल्ड हो चुका था, बहुत कमजोर हो चुका था। तो बाबर को ये अवसर लगा, बाबर को ये अवसर महसूस हुआ कि हमें भारत पर आक्रमण करके बड़े आसानी से हम भारत को विजिट कर सकते हैं, हम भारत को जीत सकते हैं। और इसका जो एक प्रकार से पुशअप दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए संदेश भेजा, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। और थर्ड रीजन जो था, थर्ड रीजन था कि सर्वाइव करना, सर्वाइवल ऑफ बाबर, सर्वाइवल ऑफ बाबर इन काबुल
वेरी प्रिकैरियस, प्रिकैरियस कि मतलब कि काबुल पर बाबर का आधिपत्य स्थापित, अधिकार स्थापित होने के बावजूद भी काबुल पर उज़्बेकों के आक्रमण का खतरा था। ईरान में सफाविद एम्पायर था, उसका भी खतरा था। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो काबुल पे बाबर को एक प्रकार से बहुत ज्यादा असुरक्षा की भावना महसूस हो रही थी और चाह रहा था कि भारत पर अगर आक्रमण करके हम उस पर अधिकार स्थापित कर लेंगे तो भारत काफी डिस्टेंस, इसका भारत काफी दूर पड़ जाएगा और भारत काफी सेफ हो, मतलब एक प्रकार से उज़्बेकों के आक्रमण से भारत काफी सेफ रहेगा, भारत काफी सुरक्षित रहेगा। तो तीसरा रीजन ये था कि भारत पर एक प्रकार से आक्रमण करने से बाबर को काफी ज्यादा सुरक्षा की भावना महसूस हो रही थी। दैट्स वाई बाबर इस 3 वजहों की वजह से, आप लोग समझ गए होंगे, इन 3 वजहों की वजह से बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। और भारत पर आक्रमण करने के पहले, पानीपत पर आक्रमण करने के पहले उसने 1525 ईस्वी में पंजाब के शासक दौलत खान लोधी को उसने हराया, क्योंकि दौलत खान लोधी जो कि पंजाब का शासक था और बाबर को जो उसने एक प्रकार से बाबर को उसने एक वादा किया था कि बाबर को ये वादा किया था कि बाबर जब भारत पर आक्रमण इब्राहिम लोधी के खिलाफ करेंगे तो उसमें दौलत खान लोधी बाबर को कोऑपरेट करेंगे, बाबर को सहयोग करेंगे। बट 1725 ईस्वी में दौलत खान लोधी बाबर को कोऑपरेट करने से, सहयोग करने से मना कर देता है। तो बाबर इससे बहुत ज्यादा क्रुद्ध हो जाता है, बाबर बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है और बाबर बहुत ज्यादा एंग्री होने के पश्चात उसने 1725 ईस्वी में सबसे पहले दौलत खान लोधी के ऊपर अटैक करके उसको परास्त करने के बाद उसने पंजाब में कत्लेआम मचा दिया। पंजाब में उसने मतलब एक प्रकार से बलात्कार, रेप, लूट, इसने इस प्रकार से पंजाब को इस प्रकार से बर्बाद कर दिया बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते हैं हम। बाबर पंजाब को अपना एक प्रकार से अपना स्टेट मानता था, क्योंकि तैमूर का आधिपत्य पंजाब में होने की वजह से और तैमूर का वंशज बाबर का होने की वजह से बाबर पंजाब पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता था और पंजाब पर कब्जा करने के पश्चात, दौलत खान लोधी को हराने के पश्चात बाबर ने इब्राहिम लोधी के पास एक संदेश भेजा और इब्राहिम लोधी को यह संदेश भेजा कि जितना प्रांत हमने पंजाब पर कब्जा कर लिया है, आप इस पर आक्रमण करने के बारे में मत सोचिए और इसको हमको आप प्रेम पूर्वक दे देंगे तो हम आप दिल्ली पर, भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। बट इब्राहिम लोधी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, इसको निग्लेक्ट कर देता है, इसको इनकार कर देता है, जिसकी वजह से बाबर बहुत क्रुद्ध हो जाता है, बाबर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और बाबर क्रोधित होने के पश्चात उसने डिसीजन लेता है कि अब हम भारत पर आक्रमण करेंगे। तो इस प्रकार एक डेट आता है 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोधी की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। और बाबर के पास इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस समय केवल 12,000 की आर्मी थी, केवल 12,000 की आर्मी थी। और आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि उस समय इब्राहिम लोधी के पास 1.25 लाख की सेना थी, लेकिन
इब्राहिम लोदी ट्रेडिशनल रूप से, पारंपरिक रूप से युद्ध लड़ रहा था और अपने युद्ध में उसने किसी प्रकार के मॉडर्न वेपन को इंक्लूड नहीं किया, उसने किसी प्रकार के आधुनिक हथियार को इंक्लूड नहीं किया। और बाबर ने यह युद्ध इस प्रकार से कहा जा सकता है कि बाबर ने पहली बार भारत में गोले बारूद तोपों का व्यापक पैमाने पर उपयोग किया और भारत की धरती पर पहली बार पानीपत के मैदान में, भारत के इतिहास में पहली बार व्यापक तौर पर गोले बारूद, तोपखाने, कैनन्स और नए टेक्नोलॉजी से तुलगमा पद्धति, एक पद्धति है तुलगमा पद्धति, तुलगमा पद्धति का इजाद बाबर ने किया। तुलगमा पद्धति एक्चुअली में ये पद्धति चंगेज खान कुछ हद तक फॉलो करता था, लेकिन बाबर ने इसको रिडिफाइन किया, इसको एक प्रकार से नया स्ट्रक्चर प्रदान किया। और ये तुलगमा पद्धति, तुलगमा सिस्टम, तुलगमा सिस्टम क्या है? व्हाट इज द तुलगमा सिस्टम? तुलगमा सिस्टम का मतलब ये है कि बाबर अपने आर्मी को एक साथ युद्ध के मैदान में नहीं ले जाता। बाबर अपने आर्मी को, अपनी सेनाओं को 3 भाग में डिवाइड करता था। जो फ्रंट पे थे, जैसे समझिए ऐसा समझिए कि सामने से इब्राहिम लोदी की ये सेना आ रही है और बाबर भी अपना सामने सेना यहां किया है, लेकिन बाबर अगल बगल भी अपनी सेनाएं खड़ी करता है, स्टैंड करता है। और बाबर अपने फ्रंट सेना के सामने कार्ट गाड़ियों का यूज करता था, छोटी छोटी लकड़ियों की गाड़ियां होती थी, उसको यूज करता था। किस लिए? डिफेंस के लिए, कि जिससे उसकी जो फ्रंटियर सेना है, जो फ्रंटियर आर्मी है, उसको डिफेंड प्रदान किया जा सके, उसको सुरक्षा प्रदान किया जा सके। तो इस पद्धति को, और जो ये राइट और लेफ्ट पे इसकी सेनाएं होती थी, ये छुपी हुई सेनाएं थी, ये अचानक हमला करती थी। और बाबर हाथियों के जगह, हाथियों के स्थान पर पहली बार व्यापक तौर पर घोड़े का यूज उसने किया। क्या किया? घोड़े का यूज उसने किया। किसने? बाबर ने। और इसी प्रकार उसने एक अराबा नीति फॉलो की, अराबा पॉलिसी। व्हाट इज अराबा पॉलिसी? अराबा पॉलिसी मतलब गोले बारूद तोपखाने के यूज को ही हम समग्र रूप से, हम कंप्रहेंसिव रूप से इसको क्या कहते हैं? अराबा पॉलिसी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? अराबा पॉलिसी कहते हैं। तो इन सब पॉलिसियों की वजह से और उसके बाबर के पास गन पाउडर का उसने यूज व्यापक रूप में किया। उसने गन पाउडर का यूज उसने व्यापक रूप में किया और उसने अपनी कैवेलरी का यूज साइंटिफिक रूप से किया। उसने अपनी कैवेलरी, जो हॉर्स की आर्मी होती है, जो घोड़ों की आर्मी होती है, जो घोड़ों पर सवार व्यक्ति होते हैं, उनका यूज उसने साइंटिफिक रूप से किया। उसका यूज उसने साइंटिफिक रूप से किया। इन सब वजह से, और उसके 2 तोपची थे, 2 मशहूर तोपची थे उसके पास, उस्ताद अली और मुस्तफा। उस्ताद अली और मुस्तफा, उसके 2 ऐसे तोपची थे
जिसके बारे में कहा जाता था कि उस समय दुनिया में उससे बेहतरीन तोपची नहीं पाए जाते हैं। क्या नाम था? आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उस्ताद अली एंड मुस्तफा। उस्ताद अली एंड मुस्तफा बेहतरीन तोपचियों की वजह से, नए मॉडर्न टेक्निक की वजह से बाबर इस युद्ध को, पानीपत के पहले युद्ध को, कम आर्मी होने के बावजूद 12,000 की आर्मी बाबर के पास थी। इब्राहिम लोदी के पास 1.25 लाख की आर्मी थी, लेकिन इब्राहिम लोदी ने अपने इस पानीपत के युद्ध में किसी प्रकार के मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वेपन का यूज नहीं किया। उसने पारंपरिक रूप से जो अपनी आर्मी का यूज किया, जिसकी वजह से उसको हार का सामना करना पड़ा। और आप लोग एक चीज ये जानिए कि बाबर के खानवा के युद्ध से पहले बाबर की एक आत्मकथा थी, बाबर नामा, जो कि बाबर के द्वारा स्वयं लिखी गई थी और ये चगताई तुर्की लैंग्वेज में लिखी गई थी, क्योंकि बाबर चगताई तुर्की लैंड से बिलोंग करता था और चगताई तुर्की लैंग्वेज में उसको महारत हासिल थी। ओके, और इस बाबर नामा पुस्तक में, आत्मकथा में, ऑटोबायोग्राफी में, उसने भारत के प्रकृत राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का उसने इतना सुंदर प्रकार से चित्रण किया है कि अगर आप उस बुक को पढ़ोगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि बाबर कितना इंटेलेक्चुअल व्यक्ति था। उसने भारत की प्रकृति के बारे में, भारत के पेड़ पौधों के बारे में, भारत के पशु पक्षियों के बारे में, भारत के समग्र नेचर के बारे में इतना बेहतरीन प्रकार से वर्णन किया था। और इस बाबर नामा बुक को गुरु नानक ने अपनी बाबर बानी, गुरु नानक ने बाबर बानी एक ग्रंथ लिखा है। उस बाबर नामी ग्रंथ में उसने बाबर नामा से काफी हद तक वो इन्फ्लुएंस हुए हैं, गुरु नानक भी। और गुरु नानक भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि बाबर के समकालीन ही थे, क्योंकि 1469 को गुरु नानक का जन्म हुआ था। और इन सब वजहों की वजह से बाबर ने पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद अपने पुत्र हुमायूं को उसने आगरा पे आक्रमण करने के लिए भेजा। और हुमायूं ने बड़े आसानी से आगरा को विजिट कर लिया, आगरा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। लेकिन अभी बाबर का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अभी पानीपत से ज्यादा इंपॉर्टेंट लड़ाई 1527 में खानवा का युद्ध होता है। और इस खानवा के युद्ध में अगर आपको भारत की 5 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के बारे में अगर आपको कहा जाए कि भारत की कौन सी ऐसी 5 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ थी, तो उसमें खानवा को आप इंक्लूड करिएगा। क्योंकि बाबर अपने जीवन काल में जो भी युद्ध लड़ा, उसमें खानवा का युद्ध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। यह युद्ध फरवरी 1527 को एक खानवा प्लेस है जो कि आगरा और भरतपुर राजस्थान, आगरा यूपी के बॉर्डर पे लोकेटेड है। और बाबर
राणा सांगा। देखिए, राणा सांगा पहले ये समझ रहे थे कि बाबर भी अपने पूर्वजों की तरह, चंगेज खान और तैमूर की तरह भारत पर आक्रमण करके भारत को लूटने के पश्चात फिर वापस काबुल चला जाएगा, वो यहाँ रूल नहीं करेगा। बट बाबर 1526 में पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने भारत को छोड़ने का विचार त्याग दिया। उसने भारत पर कब्जा करने के बाद, अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद वो यहीं से उज्बेकों से लड़ने के लिए यहीं से रणनीति बना रहा था। तो उसने भारत को अपना अस्थायी साम्राज्य बना लिया था 1526 के बाद। तो ये राणा सांगा को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुआ। राणा सांगा बहुत पावरफुल थे। और एक चीज है कि राणा सांगा महाराणा प्रताप के दादा थे, ग्रैंडफादर थे राणा सांगा। और राणा सांगा को खानवा के युद्ध में सारी राजपूत कन्फेडरेसी, सारे राजपूत के छोटे छोटे जो किंगडम थे, सभी राणा सांगा का सहयोग देते हैं। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, महमूद लोधी जो कि इब्राहिम लोधी का भाई था, उसने भी राणा सांगा का साथ दिया। और ये इस युद्ध से पहले बाबर की जो सेनाएं थी वो बहुत घबरा गए थे। उनको लग रहा था कि हम राणा सांगा से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि राणा सांगा 1527 में खानवा के युद्ध से पहले उसने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी थी, उसने सभी लड़ाइयों में विजय हासिल की थी, उसने सभी लड़ाइयों को जीता था। तो बाबर जान गया कि ये सिचुएशन बड़ा ज्यादा खराब है। तो उसने अपने आर्मी को मनोबल बढ़ाने के लिए, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने जिहाद का नारा दिया। भारत पर पहली बार किसी व्यक्ति ने जिहाद का नारा दिया किसी हिंदू शासक के विरुद्ध, तो बाबर था। और बाबर ने शराब बनाने के लिए जितना ट्रेड हो रहा था, उसने शराब वर्जित कर दिया अपने साम्राज्य में। उसने कहा कि इस्लाम में शराब हराम है, तो कोई भी इस्लामिक व्यक्ति शराब नहीं पिएगा। उसने अपनी सेनाओं का मोरल बढ़ाने के लिए उसने जितने मुस्लिमों पर कस्टम टैक्स लगते थे, उसने सभी कस्टम टैक्स को अबोलिस्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त किया? क्योंकि मुस्लिमों से उसको सहयोग हासिल करना था। और इस प्रकार बाबर जो नई टेक्नोलॉजी उसके पास थी, उसके पास थी ही। तो खानवा के मैदान में 1527 में घनघोर युद्ध होता है दोनों पार्टियों के बीच। बट दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, राणा सांगा की हार जाते हैं। और बाबर को बहुत ज्यादा उस युद्ध से जीतने की वजह से बाबर को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस प्राप्त होता है। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि बाबर का भारत पर साम्राज्य स्थापित करने का सपना लगभग पूर्ण हो जाता है। उसके बाद 1528 में राजपूत फिर से 1527 में खानवा के युद्ध को हारने के पश्चात राजपूत फिर से अपनी शक्तियों को संगठित करने लगते हैं। इसकी सूचना बाबर को मिलती है। तो बाबर 1528 में चंदेरी पर आक्रमण कर देता है। और उस समय चंदेरी का जो शासक था मेदिनी राय, जो कि राजपूत रूलर था, मेदिनी राय ये जो चंदेरी प्लेस है, ये मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। चंदेरी के युद्ध में बाबर को कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। इसमें उसने राजपूत सेना के मुखिया मेदिनी राय को हरा देते हैं। तो इस प्रकार से आप चंदेरी के युद्ध में हारने के पश्चात राजपूतों का प्रतिरोध, राजपूतों का विरोध बाबर के विरुद्ध बिल्कुल समाप्त हो गया।
अब बाबर का थोड़ा बहुत जो प्रतिरोध रह गया, वो प्रतिरोध मिल रहा था महमूद लोदी से। महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का भतीजा था, और 1529 में घाघरा के युद्ध में, घाघरा के वार में, ये घाघरा का वार कहाँ हैपेंड हुआ था? ये बिहार में हैपेंड हुआ था। घाघरा नदी के किनारे एक सारण छपरा स्थान है, वहां ये युद्ध हैपेंड हुआ, घटित हुआ। और इस युद्ध में बाबर ने बड़े आराम से महमूद लोदी को परास्त कर दिया। इस प्रकार भारत में जितने भी बाबर को प्रतिरोध करने वाले जितने शासक थे वो समाप्त हो गए, और भारत उसने बाबर ने एक टाइटल को अडॉप्ट किया, बादशाह। बाबर ने इस युद्ध को जीतने के बाद एक टाइटल अडॉप्ट किया, एक उपाधि अडॉप्ट किया। क्या उपाधि अडॉप्ट किया? बादशाह। बादशाह की उपाधि अडॉप्ट किया, धारण किया किसने? बाबर ने। और इसके बाद उसने पानीपत और संभल में, पानीपत हरियाणा में है, संभल यूपी में है, इन दोनों जगहों पर मस्जिद का उसने एक प्रकार से स्थापित किया। और बाबर ने चारबाग स्टाइल का, जो एक चारबाग स्टाइल आप जानते हैं, लखनऊ में चारबाग स्टेशन है, तो चारबाग स्टाइल को भारत में इंट्रोड्यूस करने वाला कौन सा शासक था? बाबर ही था। बाबर ने भारत में क्या स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया? चारबाग स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया। और उसने जो दो ग्रंथ लिखे थे, तुझके बाबरी, बाबरनामा, और उसने मसनवी नाम का एक ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा तुझके बाबरी, तुझके बाबरी एंड मसनवी, इन दो पुस्तकों को उसने लिखा था। और उसने आगरा को उसने अपना कैपिटल बनाया, और वहां से उसने अपना रूल स्थापित कर लिया। बाबर की मृत्यु भी आगरा में होती है। पहले तो उसको आगरा में ही दफनाया जाता है, बट शेर शाह सूरी के कार्यकाल में उसको उसकी इच्छा के अनुसार काबुल में उसको दफनाया जाता है। वहीं काबुली बाग स्थित है। ओके, काबुली बाग स्थित है। तो बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है। बाबर को 4 पुत्र हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। तो 1530 में बाबर की मृत्यु होने के पश्चात, और खानवा के युद्ध में, हम थोड़ा सा भूल गए, ये आपको मेंशन करना बड़ा जरूरी है। खानवा को युद्ध के जीतने के बाद 1527 में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। क्या उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। तो बाबर ने इस प्रकार से टाइटल की, बादशाह की भी उपाधि धारण की थी, और गाजी की भी उपाधि धारण की थी। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, बादशाह एंड गाजी, इन दोनों टाइटल को धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? बाबर था। इस प्रकार बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है, जैसा आपको बताए हैं। तो बाबर की इतिहास आज समाप्त होता है। तो आप इसके बाद हम आपको अगले लेसन में आपको हुमायूं और अकबर, हुमायूं और शेरशाह, उसके बाद अकबर के बारे में हम आपको टीचिंग पढ़ाएंगे। सो आज का क्लास यही फिनिश करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का।